हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है, इंडस्ट्रियल लॉ में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन को, जो कि हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। Board of Conciliation, Section 5. The appropriate government may, as occasion arise, constitute a Board of Conciliation for promoting the settlement of an industrial dispute. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर कोई अराइज हो जाता है तो इस केस में क्या है, बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन को कंस्टिट्यूट किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी कि जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उस इंडस्ट्री के लिए वो क्या करेगी, अपॉइंट करेगी, कंस्टिट्यूट करेगी बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन को, जो डिस्प्यूट को सेटल करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में एज ओकेजन अराइज कंस्टिट्यूट अ बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन फॉर प्रमोटिंग द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन। अगर बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन होता है, बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 2 or 4 अदर मेंबर एज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थिंक फिट। ठीक है, एक तो कौन होता है, चेयरमैन होता है, और 2 या 4 कौन होते हैं, मेंबर्स होते हैं, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं जैसे कि उन्हें फिट लगता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो मेंबर की हम बात कर रहे हैं ये डिस्प्यूट पे भी वेरी करती हैं कि भाई क्या डिस्प्यूट है और किस तरीके से उसके इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस के लिए या सेटलमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है। तो ये सब चीज़ें भी कंसीडर की जाती हैं जब भी हम बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन को कंस्टिट्यूट कर रहे होते हैं, या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सॉरी। ठीक है, द चेयरमैन शैल बी इंडिपेंडेंट पर्सन। चेयरमैन क्या होगा, इंडिपेंडेंट पर्सन होगा। एंड अदर मेंबर शैल बी persons appointed in equal number to represent the parties to the dispute, and any person appointed to represent a party shall be appointed under the recommendation of that party. Okay, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं, इफ एनी पार्टी फेल टू मेक अ रिकमेंडेशन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट सच पर्सन एज थिंक फिट टू रिप्रेजेंट द पार्टी। ठीक है, अब डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं तो पार्टीज होती हैं, पार्टी 1, पार्टी 2। ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की साइड से 2 पार्टीज बनी होती हैं और जिसको प्रॉपरली कंस्टिट्यूट किया जाता है जो तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अ बोर्ड हैविंग द प्रिस्क्राइब्ड कोरम may act in the absence of chairman or any its member in spite any vacancy in its member. However, if the appropriate government notify the board that the service of the chairman or any other member have ceased to be available, the board shall not act until a new chairman or member is appointed. Okay, duties of board, section 13. तो फर्स्ट ड्यूटी क्या है, where dispute has been referred to be board, okay, it shall be the duty of the board of endeavor to bring about a settlement of the same. ओके, अगर कोई भी डिस्प्यूट रेफर्ड हो रहा है तो उस केस में बोर्ड क्या करेगा, उसकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है कि भाई उसको एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करना, सेटलमेंट करना। द बोर्ड शैल विदाउट डिले, बिना टाइम के डिले के उसको इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए। ठीक है, द बोर्ड शैल विदाउट डिले इन्वेस्टिगेट द डिस्प्यूट एंड ऑल मैटर अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ राइट सेटलमेंट देयर ऑफ। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं इफ नो, सेकंड है, इफ अ सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट इज अराइव्ड एट द in the course of the conciliation proceedings, the board shall send a report to the appropriate government with the memorandum of the settlement signed by the parties to the dispute. Third one है, if no such settlement is arrived at, the board shall send the appropriate government a full report stating the fact and findings, the reason on account which is settlement could not be arrived at along its recommendation for the determination of the cause of dispute.
ओके। तो ये तीनों क्या है, ड्यूटीज़ होती हैं बोर्ड की। जैसे अगर कोई केस आ गया है तो उसको इन्वेस्टिगेट, कोई डिस्प्यूट या कोई भी इस तरीके का केस फाइंड आउट किया जाता है तो उसको टाइम पे हमें क्या करना है, सेटल कर, इन्वेस्टिगेट करना है और डिस्प्यूट करना है। सेकंड, डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट है उसके सेटलमेंट के लिए रिक्वायर्ड पार्टीज होनी चाहिए और उनके इक्वल मेंबर होने चाहिए जो कि कंस्टिट्यूट किए जाते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। ओके। थर्ड चीज, कोई भी सेटलमेंट डिस्प्यूट है जो कोर्स ऑफ जो इफ अ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इज अराइव्ड इन द कोर्स ऑफ कॉन्सिलेशन, ठीक है, तो जो भी रिपोर्ट बना के भेजनी है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को और जो भी मेमोरेंडम है साइन हो जाना चाहिए दोनों पार्टी के साथ। जैसे कोई भी डिस्प्यूट हुआ उसको सेटल किया गया तो उसके सेटलमेंट कॉपीज हम क्या करेंगे, बोर्ड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजेंगे और उस कॉपी पे दोनों पार्टीज के साइन होने चाहिए। तो ये सारा काम भी क्या है, बोर्ड का है, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन का है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है, अगर कोई भी सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है, ये सारी चीज़ें, इनका पॉइंट टू पॉइंट इसकी रिपोर्ट भी हमें क्या करनी है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सेंड करनी है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे। इफ़ नो सच सेटलमेंट इज अराइव्ड एट द बोर्ड, ठीक है, shall send to the appropriate government a full report stating the fact and finding, सारे fact और finding उसमें include होंगे, the reasons on account why settlement is not or could not arrived, क्यों नहीं हो पा रहा, ठीक है, ये सब चीज़ें। The board shall submit its report within 2 months of the date, ठीक है, एक टाइम पीरियड है, उसमें उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है जो कि है the board shall submit its report within 2 months of the date on which the dispute was referred to it or within such shorter period as may be fixed by the appropriate government. The time for the submission of the report may be extended up to 2 months by the appropriate government. The time for the submission of the report may be also extended by the such period as may be agreed in writing by all the parties to the dispute. ठीक है। Now power of conciliation board and court, क्या क्या पावर होती हैं? Power comes under section 11. A member of the conciliation board has the same power as enjoyed by the conciliation officer, ठीक है। तो जो पावर conciliation ऑफिसर्स की होती है वही पावर बोर्ड मेंबर ऑफ द कॉन्सिलेशन बोर्ड की होती है, ठीक है। पावर ऑफ कॉन्सिलेशन बोर्ड एंड कोर्ट कम अंडर सेक्शन 11. अ मेंबर ऑफ द कॉन्सिलेशन बोर्ड हैज द सेम पावर एज एंजॉय बाय द कॉन्सिलेशन ऑफिसर. एवरी बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन शैल हैव द सेम पावर एज वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट इन प्रेजेंट ऑफ द मैटर प्रिस्क्राइब्ड. refers to the power of conciliation officer discussed earlier. Okay, so this is the all about the topic board of conciliation and duties of board. ठीक है, जो बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन है सेक्शन 5 में आता है, ड्यूटीज ऑफ बोर्ड सेक्शन 13 में आती हैं और पावर ऑफ कॉन्सिलेशन बोर्ड सेक्शन 11 कवर करता है, ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि वर्क कॉन्सिलेशन बोर्ड है। तो कॉन्सिलेशन बोर्ड को जब हम फॉर्म करते हैं तो इट इज़ फॉर्म, मतलब कि जब भी फॉर्म किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, इट इज़ फॉर्म बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. ओके, व्हेन एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज और अप्रहेंडेड, कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको जो कॉन्सिलेशन बोर्ड है इसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर्म करती है. जबकि अगर हम वर्क कमेटी की बात करें, इट इज़ फॉर्म्ड when an industrial establishment 100 और more workers are employed. ठीक है, अगर किसी इंडस्ट्री में 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर हैं तो वहाँ पे एक वर्क कमेटी होती है, वो वर्क कमेटी कंस्टिट्यूट होती है वहाँ पे. हैव बीन एम्प्लॉय एन एनी ड्यूरिंग लास्ट 12 मंथ, यानी कि जो भी कैलेंडर ईयर है उसके हिसाब से अगर 100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो वर्क कमेटी है उसको फॉर्म किया जाता है. ठीक है, तो ये टॉपिक भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिलेशन ऑफ बोर्ड और कमेटी. ठीक है, तो एक ओवरव्यू आज दे देता हूँ मैं. जैसे कॉन्सिलेशन बोर्ड की अगर हम बात करें तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जो कॉन्सिलेशन बोर्ड है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म किया जाता है. सेकंड हम बात कर रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव होता है कॉन्सिलेशन बोर्ड का, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग अबाउट द एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि डिस्प्यूट को सेटल करना, इन्वेस्टिगेट करना. ठीक है, और थर्ड जो है वो है जो कॉन्सिलेशन बोर्ड है इसमें क्या होते हैं, इट कंसिस्ट चेयरमैन एंड 2 और 4 मेंबर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं. ठीक है, इट इज़ कंस्टिट्यूट बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और
The member are appointed by the appropriate government. They are nominee of the employer and the workman. However, the chairman is the independent person. तो chairman क्या होगा, वो independent person होगा, बाकी सारे क्या होंगे, अदर पर्सन होंगे. ठीक है, तो ये था पूरा टॉपिक कॉन्सिलेशन बोर्ड का, जिसकी हमने ड्यूटीज़ की बात करी. ओके स्टूडेंट, आज के सेशन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है डिस्टिंक्शन बिटवीन द वर्क कमिटी एंड द कॉन्सिलेशन बोर्ड. Okay, again I am saying, if you have any query which is related to any act of the industrial act, then you can discuss. Okay, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में, चाहे वो किसी भी एक्ट से रिलेटेड हो, अगर आपको क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो किसी टॉपिक में आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो आप उसको अगेन डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, और जो भी टॉपिक है आप मुझे कम्युनिकेट करिए मेरे से, ताकि मैं अगेन आप लोगों का वो प्रॉब्लम जो भी है या जो भी डाउट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करूँ. ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू. और एक चीज़ और, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के कुछ टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, जो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ. ठीक है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो उसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन वर्क कमेटी और कॉन्सुलेशन बोर्ड. तो ये टॉपिक आप पढ़ के आइए, पढ़ लीजिए, ताकि जब मैं उसको डिलीवर करूँ तो एज अ फैमिलियर आप फील करो और इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओ. उसी के साथ साथ हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी डिस्कस करेंगे, जो कि है डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्सुलेशन ऑफिसर एंड कॉन्सुलेशन बोर्ड. ओके, दिस टू टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और लेबर कोड और ट्राइब्यूनल्स भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं इस एक्ट के, तो ये भी हम अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.